हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसवीएस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमर्स का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि यूजीसी नेट से है, असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट पीजीटी एग्जाम्स। यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है एग्जाम्स आने वाले हैं, हायर का भी एग्जाम होने वाला है, हरियाणा का भी आ चुका है। इस तरह से और भी नेट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। देखते हैं हम क्वेश्चन। फर्स्ट है, हाउ मेनी पर्सनालिटी टाइप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय जॉन हॉलैंड? 4, 5, 8 एंड 6। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। कितना टाइप्स है? 6। 6 टाइप के पर्सनालिटी टाइप्स हैं। किन्होंने दिया है? जॉन हॉलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन हॉलैंड ने 6 टाइप्स के पर्सनालिटी आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें से क्या क्या है? रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब डूअर, इन्वेस्टिगेटिव, थिंकर, आर्टिस्टिक, क्रिएटर, सोशल, हेल्पर, इंटरप्राइजिंग, परसुएडर एंड कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसमें से कभी कभी पूछ देता है कौन सा नहीं है, कुछ और दूसरा टाइप लिख देंगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल? इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबियलनेस एंड जजिंग। तो क्या हो जाएगा आंसर? 4। देखते हैं हम क्या है। बिग 5 मॉडल और ट्रेड बोल सकते हैं, जो कि है ओशियन। बहुत सारे ट्रेड्स था जिसमें से 5 को इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि है ओशियन। ओशियन से याद रखिए, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबल एंड न्यूरोटिसिज्म। इसका जो इसमें क्या है, इसके बारे में नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो भी है आपको ध्यान रखना चाहिए। ये प्रीफर रूटीन, प्रैक्टिकल होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। दूसरा जो है इम्पल्सिव, डिसऑर्गेनाइज होते हैं, डिसिप्लिन एंड केयरफुल भी होते हैं, रिजर्व, थॉटफुल वर्सेस सोशिएबल एंड फन लविंग। एग्रीबल क्या है? सस्पिशियस होते हैं, अनकोऑपरेटिव होते हैं, ट्रस्टिंग, हेल्पफुल, काम, कॉन्फिडेंट वर्सेस एनेक्सियस एंड पेसिमिस्टिक। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following consequences of stress contributes positively to the employee performance? स्ट्रेस जो कि पॉजिटिवली एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पे असर करता हो, क्या हो जाएगा? बर्नआउट, यूट्रेस, डिप्रेशन एंड रस्ट आउट। ये बर्नआउट, डिप्रेशन एंड रस्ट आउट, ये तीनों ही नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। यूट्रेस जो है ये पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन इज प्रपोज्ड बाय? बैलेंस थ्योरी ग्रुप फॉर्मेशन का किसके द्वारा दिया गया है? जॉर्ज सी थॉमस, थियोडर न्यूकॉम, टायबर्न एंड केली मैकजॉर्जर। ऑप्शन 2, थियोडोर न्यूकॉम। क्या है ये? दिस theory as proposed by Theodore Newcomb state that persons are attracted to one another on the basis of similar attitude towards commonly relevant objects and goals। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बैलेंस थ्योरी। नेक्स्ट, लिटिल प्रोफेसर इज विच काइंड ऑफ ईगो स्टेट? लिटिल प्रोफेसर किस टाइप के ईगो स्टेट का पार्ट है? चाइल्ड ईगो, एडल्ट, पेरेंट एंड नर्चरिंग पेरेंट ईगो स्टेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लिटिल प्रोफेसर। लिटिल से छोटा बच्चा, इसे याद रखिए। लिटिल प्रोफेसर किसका टाइप है? यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये कहां से क्वेश्चन है? ये है एरिक बर्न के द्वारा दिया गया ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस अगर पूछा जाए किसने दिया है? एरिक बर्न। यहाँ पे क्या है? पेरेंट, अडल्ट एंड चाइल्ड। क्या है? पेरेंट्स का काम क्या है? थॉट, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, सॉरी टाउट, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, अडल्ट, थॉट, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड चाइल्ड जो होता है फेल्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। द चाइल्ड हैज 3 सबसेट। ये इसका 3 पार्ट है, जो एडेप्टेड चाइल्ड, नेचुरल एंड लिटिल प्रोफेसर। इसी का ये पूछा गया क्वेश्चन। इसमें क्या? एडेप्टेड चाइल्ड मतलब कॉम्प्लिएंट,
रेसिस्टेंट और रिबेलियस, नेचुरल चाइल्ड क्यूरियस, क्रिएटिव, फन लविंग एंड स्पॉन्टेनियस होते हैं। एंड लिटिल प्रोफेसर क्या है, इंट्यूटिव एंड कैन जनरेट न्यू सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। प्रोफेसर है, प्रोफेसर का काम क्या है, न्यू सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम को ये करना, फाइंड आउट करना। नेक्स्ट, हाउ मैनी minimum days before a notice is served to members for calling a statutory meeting of the company। इस टाइप के क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, आपके पीजीटी एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग के कितने मतलब होने से कितने दिन पहले बताना होता है, तो ये है मेंबर्स को ऑप्शन सी बिफोर 21 डेज। नेक्स्ट, which of the following is not required for registration of a company। एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन में किसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल तो जरूरी है, एंड लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। ऑप्शन 4, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं कंपनीज एक्ट कितना है, एक्ट नंबर 18 ऑफ 2013, 19 अगस्त, ये याद रखने वाली बात है, ये 19 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 2013, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में डायरेक्ट डेट पूछ लेते हैं। अब इसमें क्या क्या चाहिए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग, एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट चाहिए, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट, अगर कोई भी एम्प्लॉय होता है तो उसके साथ क्या अग्रीमेंट है, किस तरह के उसको उसके साथ जो अग्रीमेंट है उसमें क्या क्या है ये जानना होता है, ना कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, ऑपरेटिव अग्रीमेंट एंड बिजनेस इंश्योरेंस, और भी बहुत सारी चीज है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डायरेक्टर होता है क्योंकि इसका एक नंबर का ये है कि इतना होना चाहिए, एम्प्लॉय का नहीं है बट डायरेक्टर्स का है कि 3 है, पब्लिक कंपनी का है, प्राइवेट कंपनी का, सबका अलग अलग है, और मैक्सिमम 15 होता है। तो ये सब आपको देखना होगा, आगे क्वेश्चंस में बहुत सारे सीरीज में आपको मिलेगा कि कितना किस कंपनी के लिए कौन सा कितना नंबर होना चाहिए डायरेक्टर का। ठीक है, देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विथ, पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, किसके द्वारा दिया गया, ये सब जानना बहुत जरूरी है। इससे क्या है कि आप अभी पढ़ लो, आप ऐसे करो कि आपको दोबारा इसको देखना ना पड़े। प्रिंसिपल ऑफ पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉस्ट रिडक्शन, एबीसी एनालिसिस, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आपको सारे ये सेम ही लग रहे होंगे। आप देखिए ये है ऑप्शन एबीसी एनालिसिस। पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन कहना क्या है, ये प्रिंसिपल क्या है देखते हैं। पैरेटो प्रिंसिपल इज पॉपुलरली नोन एज 80-20 रूल। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है 80-20 रूल क्या है, तो आप बोल सकते हो पैरेटो प्रिंसिपल है। इसमें बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन आता है। इट्स नेम्ड आफ्टर इट्स डेवलपर विल्फ्रेडो पैरेटो। The Pareto principle states 80% of outcomes are produced by 20% of causes। इसमें कहना है किसी कंपनी में जो 80% आउटकम होता है वो कम से कम एफर्ट से ही आता है, बाकी तो 20% जो होता है बाकी के लिए होता है। तो एबीसी एनालिसिस में क्या होता है कि एबीसी कैटेगराइज करते हैं, जिसमें हम एक कैटेगरी में बहुत अच्छा बट कम अमाउंट में होता है, जो भी इस तरह से कैटेगराइजेशन होता है, जिसमें बोला जाता है कि ये ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रॉफिटेबल होता है। इसी तरह से ये पैरेटो प्रिंसिपल भी यही कह रहा है, इसीलिए ये एबीसी एनालिसिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट, कंपोजिट रेंट includes the rent received from assets except। कंपोजिट रेंट में क्या नहीं आता, फिक्स एसेट्स, पावर बैकअप, लिफ्ट्स, कैश बॉक्स, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कैश बॉक्स नहीं होगा, बाकी ये सब कंपोजिट रेंट में आता है। नेक्स्ट, the sequential stages of moral development in business organization are characterized by। मोरल डेवलपमेंट का एक तरह से यहाँ पे हमें सीक्वेंशियल स्टेजेस देखना है। क्या हो जाएगा, आंसर देख लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 4, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल, प्रिंसिपल ओरिएंटेड। यहाँ पे देखते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग, किसके द्वारा दिया गया है, कॉलबर्ग के द्वारा दिया गया है ये स्टेजेस ऑफ 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जो कि ये 3 के अंदर 2-2 कर आ जाएगा। इसमें क्या है, स्टेजेस में ओबीडियंस, जो फर्स्ट स्टेज में होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, सेल्फ रिवॉर्ड। नेक्स्ट में होता है सोशल कन्फॉर्मिटी, लॉ एंड ऑर्डर।
नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कल्चरल नॉर्म्स, यूनिवर्सल एंड एथिकल प्रिंसिपल। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ पे हम एफडीआई क्या है, परमिटेड है, अंडर क्या क्या है ये देखते हैं। इसका बहुत लिस्ट है, आप कम कम करके याद कर लीजिए, मेन मेन याद कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर मैच का क्वेश्चन आ जाता है या आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआर में ट्रेडिंग इंडिया में प्रोहिबिटेड है। तो अगर आप एक भी अगर इसमें से जान रहे, जैसे कि अगर आप ये जान रहे कि टीडीआर में ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है एफडीआई के लिए, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। और ऑप्शन 2 यहाँ पे दिख रहा है कि ये ए का 2 यहाँ पे एक ही में है, 2 में। ऐसे हम देखते हैं मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, ये 51 हो जाएगा। सैटेलाइट जो है ये 100% एंड पेट्रोलियम जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ये 49। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे देख लेते हैं, अप टू 100% ऑटोमेटिक, 100% नहीं अप टू 100% है, ठीक है, ऑटोमेटिक रूट में ये अप टू 100% है। तो इसमें कुछ कुछ जैसे कि इंश्योरेंस कितना है, अप टू 49, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस, पेंशन एंड मेडिकल डिवाइसेस तो अप टू 100% है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, सिक्योरिटीज मार्केट 49%, पेट्रोलियम रिफाइनिंग यहाँ पे है 49 एंड पावर एक्सचेंज 49। अप टू 100% परमिटेड अंडर गवर्नमेंट रूट, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होगी यहाँ पे। तो बैंकिंग पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में यहाँ पे कितना है 20%। बाकी यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एफएम रेडियो है, अपलोडिंग न्यूज करंट अफेयर्स ये 26 है, ये 49। इन्वेस्टमेंट फॉरेन एयरलाइंस, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, फूड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग। नेक्स्ट माइनिंग एंड मिनरल्स, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग 51 है। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में दो तरह का है, 100% है कब, प्रिंट मीडिया पब्लिकेशन प्रिंटिंग ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैगजीन्स स्पेशली जर्नल periodicals एंड facsimile edition of foreign newspaper 100%, and print media publishing of newspaper periodicals and Indian edition for foreign magazines dealing with news and current affairs 26%। दोनों का आपको याद रखना चाहिए। एंड सैटेलाइट जो है वो 100% है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है यूजीसी नेट का। अरेंज दी फॉलोइंग राउंड्स फॉर मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन अंडर GATT WTO इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये है, इसका आंसर ही हम सीधा देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए CDAEB, सी से मतलब सबसे पहले क्या, यहाँ पे लिस्ट है, आप लिस्ट ही देख लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ था, जेनेवा राउंड, ठीक है, यहाँ पे गेट वॉज साइंड। NC राउंड अप्रैल 49 में, टैरिफ कंसेशन डिस्कस्ड। टर्की राउंड सितंबर 1950, कट इन टैरिफ लेवल। जेनेवा राउंड सेकंड हुआ था जनवरी 1956, जापान वाज एडमिटेड एंड टैरिफ रिडक्शन। फिर डिलियन राउंड सितंबर 1960, कैंडी राउंड 1964 एंड डंपिंग एंटी डंपिंग कवर्ड, इसमें है कि टोक्यो राउंड हुआ है 1973। उसके बाद उर्गे राउंड 1986 में हुआ है। दोहा राउंड जो है नवंबर 2001, सबसे जो है भी दोहा राउंड का है 2001। द राउंड वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड WTO फोर्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन दोहा कतर इन नवंबर 2000, सॉरी यहाँ पे 200 है, 2001 होगा, नवंबर 2001। नेक्स्ट, when a target company make a counter bid for the stock of the bidder, the defensive strategy in reference is called defensive strategy। defensive strategy किसमें पूछा जाता है, यहाँ पे क्या है, पहले तो देख लेते हैं ऑप्शन, ग्रीन मेल, पॉइजन पिल, पैकमैन डिफेंस एंड गोल्डन पैराशूट। इसमें क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा पैकमैन डिफेंस। डिफेंसिव मतलब जो एक्विजिशन होता है, जब दो कंपनी होती है, एक बड़ी कंपनी जब छोटी कंपनी को या किसी भी कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश करती है, तो जो दूसरी कंपनी होती है वो बचने की कोशिश करती है, उसमें वो कुछ स्ट्रेटेजी को यूज करती है, जिसको यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये इस टाइप की स्ट्रेटेजी होती है, ग्रीन मेल होती है, पॉइजन पिल होती है और पैकमैन होती है एंड गोल्डन, मतलब बहुत सारे होती हैं। तो जिसमें से इस जो पूछा गया है कि जब टारगेट कंपनी होती है और एक एक्वायरर होती है,
तो टारगेट मतलब जिसको वो लेना चाहती है, तो वो जो टारगेट कंपनी होती है वो काउंटर बिड मतलब कि वो उस जो एक्वायरर कंपनी होती है उसी के शेयर्स को खरीदने का बोलने लगती है कि हम उसी का ले लेंगे। तो इस तरह को इस बोलते हैं पैकमैन, मतलब एक तरह से अटैक करना, बचाना, खुद को अटैक करना। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है, हॉस्टाइल टेक ओवर। ये सब हॉस्टाइल टेक ओवर का पार्ट है, जिसमें जैसे कि दो तरह का टेक ओवर होता है, फ्रेंडली होता है एक्विजिशन एंड हॉस्टाइल। जब फ्रेंडली तो होता है बातचीत के थ्रू, डायरेक्टर से बात हो गई, मैनेजमेंट से बात हो गई, द टेक ओवर was made by approval of both acquirer and target and their respective management team and board of directors. But hostile takeover में क्या होता है कि acquirer target company in which board of director of target is not receptive to the offer and may even attempt to prevent the acquisition. Acquisition को वो नहीं करना चाहती है। इसमें क्या है, कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको याद रखना चाहिए, आगे एग्जाम से पूछा जा सकता है, जैसे कि बियर हग स्ट्रेटेजी। इन बियर हग स्ट्रेटेजी हॉस्टाइल टेक ओवर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन ओपन लेटर टू टारगेट कंपनी सीईओ एंड इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब एक ओपन लेटर देती है। और दूसरा होता है हॉस्टाइल टेंडर ऑफर, जिसमें वो डायरेक्ट न देकर शेयर होल्डर्स के थ्रू जाना चाहती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसके थ्रू, बाईपासिंग दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, the exporting firm is termed as rider, where the other firm with an established distribution channel in target country is termed as carrier. This phenomenon is known as ये counter trade, barter, piggy backing and switch trading। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 piggy backing। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिकम द मेंबर ऑफ एन LLP, रेसिडेंट इंडियंस, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप हटा सकते हैं कॉर्पोरेशन सोल एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग concept and conventions considered it reasonable to use the historical cost to record long life assets। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गोइंग कंसर्न लॉन्ग लाइफ एसेट्स है, तो ऑप्शन 2 गोइंग कंसर्न कन्वेंशन। देखते हैं हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अ फर्म विल कंटिन्यू टू ऑपरेट indefinitely. This assumption has an impact on financial statement preparation, allowing accountant to portray long-term assets at their historical cost and giving a stakeholder a more realistic picture of a company's financial health in the long run. And convention to materiality क्या है ये देख लेते हैं। This accounting convention is related to all the relative information available for item or event of company financial transaction. An item is generally considered material with respect to influence it has on investor decision. Next, मैचिंग है, वेबलिन इफेक्ट, स्नॉब, बैंडवैगन एंड सब्स्टिट्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगर आपको टर्म्स, आप इसमें से कुछ टर्म्स नहीं भी जानते हैं तो आप इसे मैच कर सकते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डी में है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है, रिलेटिव जब होता है, रिलेटिव प्राइस की बात होती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो रिडक्शन इन रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो डी में हम 2 कर सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे 4 तो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम देखते हैं कि वेबलिन इफेक्ट, स्नॉब, बैंडवैगन। तो स्नॉब एंड बैंडवैगन ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एक का स्नॉब और बैंडवैगन। तो बैंडवैगन जैसा सब कर रहा है भेड़ चाल, मतलब आप भी वही कर रहे हो जो सब करना है, जो प्रोडक्ट कोई और ले रहा है आप भी वही ले रहे हो, एक तरह से कहा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, एंड स्नॉब जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। जब बहुत सारे लोग एक ही चीज लेने लगे तो आप उस चीज को अवॉइड करोगे कि नहीं, आपके मतलब प्रेस्टीज से रिलेटेड नहीं हो सकता है, आप अपनी अमीरी वहां नहीं दिखा सकते। तो ये कह सकते हो कि स्नॉब इफेक्ट है, आप उस चीज को लेने से, यूज करने से बचते हो, क्योंकि आपको थोड़ी अलग दिखना जरूरी है इसलिए। एंड वेबलिन इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट का ही पार्ट जो है स्नॉब इफेक्ट, लग्जरी गुड्स से रिलेटेड है। तो इसका हम देखते हैं, स्नॉब इफेक्ट, द एबनॉर्मल डिमांड फॉर वेबलिन गुड्स, एबनॉर्मल, ठीक है। वेबलिन गुड्स
जब एक लग्जरी मतलब जिसकी प्राइस बढ़ती है, वेबलेंट गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जिसकी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाता है, तो वेबलेंट गुड्स। बट जब अगर महंगे गुड्स का भी अगर बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं तब भी आप उसको नहीं लेना चाह रहे, या abnormal demand for Veblen goods is influenced by snob effect, a situation that consumer prefer to own exclusive product that are different from the commonly preferred one। मतलब कि सब लोग उसे डिमांड नहीं कर रहे हैं। It leads to a higher demand for a product when its price increases। Conscious consumption is another relevant concept of Veblen goods। ठीक है, it represent the purchase of goods and services to display one's economic power, social status, motivated by desire for prestige। देखते हैं हम नेक्स्ट, which one of the following is an exception to doctrine of constructive notice? Doctrine of subrogation, doctrine of ultra vires, corporate veil and Turquoise rule। आंसर जो होगा टर्क्वेंट रूल। देखते हैं कि एक्सेप्शन बोल रहा है, एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन पहले देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता क्या है। द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इंप्लाइज दैट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज वेल नोन बाय आउटसाइडर। नॉट ओनली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और जो भी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जिसमें होता है वो आउटसाइडर को जानना जरूरी है। वेल नोन बाय आउटसाइडर हु सीक टू होल्ड एनी रिलेशन विद कंपनी। अगर वो आपकी कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाह रहे हैं, अगर वो आपको मतलब डिवेंचर होल्डर बनना चाह रहे हैं या किसी तरह से भी उसमें रिलेशन रखना चाह रहे हैं तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये क्या है, 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी इन पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये सब। तो जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन होता है वो आउटसाइडर को जानना होता है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब इसमें इसका जो एक्सेप्शन है क्या है, तो इसमें एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसी को टर्क्वेंट रूल भी कहते हैं। तो हम देखते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस and it is important to note that doctrine of constructive notice does not allow outsiders to have reports or notice of the internal affair of the company। कभी कभी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी पूछ देते हैं, तो ये सेम ही है, बोला तो कह सकते हैं कि और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और टर्क्वेंट रूल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, which of the following theories of capital structure articulate that a firm borrow up to the point where tax benefit from extra debt is exactly equal to cost that come from increased probability of financial distress। अब आप देख सकते हो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा नेट इनकम अप्रोच, मोडिग्लियानी मिलर अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। यहाँ क्या है, द स्टैटिक थ्योरी। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो होता है ये स्टैटिक थ्योरी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एफडीआई इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स एंड प्रोडक्शन फैसिलिटी इन होस्ट कंट्री? स्ट्रेटेजिक अलायंस, मर्जर एंड एक्विजिशन, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट एंड ग्रीनफील्ड। तो ये न्यू एसेट्स, जब न्यू एसेट्स में ब्राउनफील्ड मतलब ओल्ड में ही कर रहा हो, और न्यू एसेट्स मतलब ग्रीनफील्ड, हरी झंडी ग्रीनफील्ड, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे एस्टेब्लिशिंग न्यू ऑपरेशन इन द होस्ट कंट्री नोन एज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग न्यू फैसिलिटी, creating new jobs and introducing new product to the market। By way of dash, company can keep its shareholders happy without impairing the financial position and liquidity of the company। Issue of bonus share, issue of right share, red herring prospects and opening escrow account। कैसे, मतलब कि शेयर होल्डर्स को भी खुश कर रहा है और अपना जो भी लिक्विडिटी है उसे भी कम नहीं कर होने दे रहा है, ये हो जाता है इश्यू ऑफ बोनस शेयर। इश्यू ऑफ राइट शेयर तो जो डायरेक्टर्स को भी इनको इशू किया जाता है, ये सब हो जाएगा। यहाँ पे हम मेनली देखते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट क्या है एंड एस्क्रो अकाउंट। तो एस्क्रो अकाउंट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट वेयर अ थर्ड पार्टी होल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट मनी और प्रॉपर्टी फॉर प्राइमरी पार्टीज इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन में आपको पता है कि बायर और सेलर होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस में ये एस्क्रो अकाउंट होता है।
एक थर्ड पार्टी जो होता है वो कहता है कि हम आपके बिहाफ में पेमेंट कर देंगे, ये ट्रस्ट पे चलता है। तो यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी होता है वो एस्क्रो अकाउंट बनाता है और ये गारंटी देता है कि हम पेमेंट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट मनी प्रॉपर्टी ऑफ द प्राइमरी पार्टी इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन, जिनको भी जो भी सेल बाय कर रहे हैं उसमें देते हैं। अब ये क्या है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। इतना ध्यान रखें, रेड हियरिंग जो प्रोस्पेक्टस होता है उसका कुछ टाइप्स है, जिसमें एक टाइप से रेड हियरिंग। रेड हियरिंग से याद रखिए कि इसमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं होता है, जस्ट आपको इतना याद रखना है। ऐसे यहाँ पे डिफाइन है, क्या है, कंडेंस मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द कंपनीज ऑपरेशंस एंड प्रोस्पेक्टस बट डज नॉट इंक्लूड key details of security issues such as its price and number of shares offered। आपको आने वाले वीडियोस में आपको इसके टाइप्स वगैरह का भी क्वेश्चंस मिलेगा, जिसमें आप एक तो याद कर लीजिए, दो या तीन और है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेड हियरिंग से याद रखिए कि फुल इंफॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे कि इसमें प्राइस के बारे में नहीं होता है। प्रोस्पेक्टस जो होता है जिसमें इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जब शेयर इशू होता है तो उसके रिगार्डिंग जो भी क्या है, कितना है, कैसे है, ये सब होता है प्रोस्पेक्टस में, जिसका टाइप्स में ये रेड हियरिंग है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ कंजर्वेटिज्म इन कैपिटल स्ट्रक्चर? इंडेक्स ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रोप्राइटरी रेशियो, कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट, the replacement cost approach for valuing human resource was developed by। replacement cost approach, human resource development में बहुत सारे अप्रोचेज हैं, जिसमें से पूछा गया यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट है। तो यहाँ पे आपको जो इनका जो नाम है क्या है, रेनिस लिकर्ट, ऑप्शन बी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या कह, ये जो भी अप्रोच है ये क्या कहते हैं, The approach was propounded first by Rennes Likert and was further developed by Eric G. Flamzold। नाम याद रखिएगा, ज्यादातर यही फर्स्ट जो नेम है रेनिस लिकर्ट का ही नाम आता है, रेनिस लिकर्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसका जो भी अप्रोचेस है जिसमें आपको आर से यही दिखेगा, आर आप ये करके याद कर लीजिए, रिप्लेसमेंट रेनिस लिकर्ट, ठीक है, इससे याद रहेगा आपको। दिस इज अ मेजर द कॉस्ट टू रिप्लेस अ फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेस। इस अप्रोच में ये होता है कि अगर आप किसी को हटा रहे हो तो सबसे पहले उसका कॉस्ट देखना होता है कि दूसरे एम्प्लॉय को जब लाना है, जब हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है तो एक एम्प्लॉय को लाने में कितना खर्चा होता है, वही उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो जाएगा उस एम्प्लॉय का। ऑल कॉस्ट वुड बी इंक्लूडेड विच आर इन्वॉल्व्ड इन the recruiting, hiring, training and developing the replacement to the present level of proficiency and familiarity with the organization। एक आदमी आकर काम कर रहा है बहुत सालों से, बहुत अच्छे से जान रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, एक नया अगर आप हायर कर रहे हो तो उस पर कितना खर्चा हो सकता है, ये यही अप्रोच के बारे में कहता है। नेक्स्ट, which act among the below is governing a specific banking function? स्पेसिफिक बैंकिंग फंक्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप डिटेल में देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906। द cause of loss must be direct and an insured one in order to claim for compensation, which principle of insurance mean the above। मतलब डायरेक्ट होना चाहिए, वही कॉज होना चाहिए जिसके लिए इंश्योरेंस किया गया है। मतलब कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ क्या है, कॉज प्रॉक्सिमा। मतलब प्रॉक्सिमा मतलब नजदीक, मतलब जिस चीज के लिए वो मतलब वही होना चाहिए। अब आग मतलब फायर है तो फायर ही होना चाहिए, इस तरह से। मतलब अगर चुराने का है तो वो मतलब वो होना चाहिए कि चोर ने चुराया है उस चीज को, ऐसा नहीं हो मतलब उसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन ना हो, इसी को ये कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग लाइन एंड लेंथ इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट? क्या है, इंक्रीजिंग लाइन एंड लेंथ, लाइन भी बढ़ा रहा है लेंथ भी, क्या हो जाएगा, लाइन एक्सटेंशन एंड कैटेगरी एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन एंड प्रोडक्ट, ब्रांड की तो बात नहीं की गई है, लाइन एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन नहीं है, एंड कैटेगरी एक्सटेंशन नहीं होता है, लाइन इलास्टिक एंड कैटेगरी एक्सटेंशन ऐसा कोई नहीं है,
तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा लाइन स्ट्रेचिंग एंड लाइन फिलिंग, इंक्रीजिंग line and length of product. Next, which one of the following model describe that buyer is rational man and his buying decisions are governed by the concept of utility? The learning model, system model, economic model and psychological model. आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन सी, इकोनॉमिक मॉडल. क्या कहता है इकोनॉमिक मॉडल? Under economic model, it is assumed that man is a rational human being who will evaluate all alternatives in terms of cost and value received and select that product services which gives him her maximum satisfaction. That is utility. Consumers are assumed to follow the principle of maximum utility based on law of diminishing purchasing power and set of needs and taste. A consumer will allocate his her expenditure over different products at given price so as to maximize utility. क्या है ये? इकोनॉमिक मॉडल में कहा गया है. कंप्लीट होता है यहाँ पे 25 क्वेश्चन. आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें. थैंक यू.